नमस्कार दोस्तों, मेरी सिस्टर टीआरई 1 में सेलेक्टेड थी और उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। जीएस पेपर में अगर आपको फ्री के मार्क्स चाहिए तो जीएस वाले का मैथ सारा बना लीजिए आप। इसमें 16 क्वेश्चन हैं। जीएस पेपर का मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि सारे लोगों के लिए कंपलसरी है। 1 to 5, 6 to 8 जो भी है। तो अगर आप 71 बीपीएससी दे रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 16 में से अगर आप 14 क्वेश्चन भी बना देते हो तो सोचिए फ्री के मार्क्स हैं। इसमें निगेटिव होने के भी चांसेस कम है, क्योंकि जो ऑप्शन आएगा वही तो आप मारोगे ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। मैंने देखा है चैनल्स पर कि लोगों को, स्टूडेंट्स को देखा है कि मैथ पे ध्यान नहीं देते हैं, वो केवल दिन भर एसएसटी, पॉलिटी ये सब लेके बैठे रहते हैं। ठीक है, आपको करना ही होगा। अगर रिजल्ट लाना है तो, नौकरी पानी है तो, न्यूज़ वाले भी अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है। चल मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। ये जो है ये पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लास 8 से लिया गया है। इसको है तो पेपर 1 to 5 का, लेकिन क्लास 8 का मैथ ले लिया गया। अब बताइए आप। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है ना कि ये 3/4 है, ये 4/3, ये 3/4 है। अगर 3/4 के कॉन्टेक्स्ट में बदल दूं तो सवाल हल करना आसान हो जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, 3/4 ऊपर जो है -6 रहने देता हूँ। ठीक है, इनटू ये देखिए 4/3 दिख रहा है तो मैं इसको भी 3/4 कर देता हूँ। ठीक है, चलिए 3/4 कर दिया तो क्या हो जाएगा, -8 जो है ये +8 बदल जाएगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये पावर को निगेटिव से पॉजिटिव में बदलने के लिए, क्या करते हैं, उसको पलट देते हैं। फ्रैक्शन को पलट दीजिएगा तो पावर जो है निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया से मैं डील करने वाला हूँ, आप लोग कहीं मत जाइए। पूरा 16 क्वेश्चन देखिए और फ्री के नंबर उठाइए। फ्री के नंबर, अगर मैथ ठीक नहीं है तो आप ठीक कर लें, वरना मेरिट से बाहर हो सकते हैं आप। देखिए क्या होता है, जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। आपको पता है बेस सेम है ना, दोनों 3/4 तो पावर को जोड़ दिया मैंने। यहाँ भी बेस सेम है तो उधर n हो गया। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 बराबर n हो जाएगा। n का वैल्यू 2 आ गया, लेकिन 2 कहीं दिख नहीं रहा है। बीपीएससी देखिए ऑप्शन से कैसे खेलता है, इसलिए PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने मैथ पढ़ा, जहाँ भी पढ़ा उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैंने बोला ना कि जीएस पेपर के जो मैथ है और रीजनिंग, उसको करके जाएं, फ्री के मार्क्स पाएँ। ठीक है, मेरे चैनल पर मैंने एक पूरा सेट अपलोड कर दिया है, और भी मैं करूँगा। आप लोग लैंग्वेज पेपर सारे चीज़ों को देख लेना। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए 4 टू दी पावर -1 है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। इसको आप 1/4 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। ठीक है, प्लस 8 टू दी पावर -1 है तो इसको 1/8 में लिख दूँ कि नहीं लिख दूँ, है कि नहीं। उसके बाद डिवाइडेड बाय, ये 1 है और 1 के नीचे क्या है, 3/2 टू दी पावर -2 है। तो इस -2 को मैं पॉजिटिव में बदलना अगर चाहूँगा तो क्या कर दूंगा, 2/3 टू दी पावर 2 कर दूं, पॉजिटिव में 2 कर दूं, किसी को कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद जो है दोस्तों 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ ले लीजिए, 8 हो जाएगा। 8 को 4 से भाग दोगे 2, 2 एकम 2, प्लस 8 को 8 से भाग दोगे 1, 1 1 जा 1, 2 + 1 हो गया ना। अब इसको मैं फर्दर और सॉल्व करूँगा, एकदम आराम से करिएगा वरना गलत हो जाएगा। देखिए ये 1/2 दूनी क्या होता है 4, और 3 तिया होता है 9, होता ही नहीं। चलिए, और इधर क्या आ गया, इधर सॉरी फॉर दिस, इधर जो है दोस्तों 3/8 आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। और इधर जो है डिवाइड में ही रहने दीजिए। आपको पता है 3 फ्रैक्शन है तो सबसे नीचे वाले को मैं सबसे ऊपर भेज देता हूँ। 9/4 हो जाएगा। ये अभी भी नहीं हुआ है हमारा सॉल्व, क्योंकि इस डिवाइड को मुझे मल्टीप्लाई में बदलना पड़ेगा। तो 4 ऊपर और 9 नीचे आ गया। अब इसको आप कटकुट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 3 से ये 9 गया 3 बार में, 4 से 1 चौको 4 और 2 चौका 8। 1/6 आपको कहीं दिख रहा है, 1/6 आपको जहाँ दिख रहा है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई जो क्वेश्चन है उनका ऑप्शन 1 से अधिक भी है, देख लेना आप, दिखाऊंगा मैं अभी आपको। इसी लेके मैं बोलता हूँ PYQ लगाना ज़रूरी है। जितना भी पढ़ लीजिए, जहाँ भी पढ़ लीजिए, वो अपनी जगह पे है। कोर्स खरीदिए, जो भी करना कीजिए, बट PYQ ये TRE 1 का है, आपको लगाना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये सिंपल रेशियो में ना देके फ्रैक्शनल रेशियो में दिया है। तो भाई देने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप भी क्या कर लेना ना, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, यही तो आपको चाहिए ना। इसको मैं निकालता हूँ, इसको भी मैं। ठीक है, अभी आप देखना क्या है कि A रेशियो B जो है दोस्तों आपका, ये 1/2 रेशियो 3/8 है।
तो इसको सिंपल रेशियो में आप कैसे लाओगे? सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल रेशियो में आ जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 8, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 2 3 जा 6, और इसको फर्दर रिड्यूस कर लो 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, क्या आ गया? A रेशियो B जो है दोस्तों 4:3 आ गया ना। अब इसी तरह से आपको B रेशियो C को भी करना पड़ेगा। देख लीजिए कितना लेंदी पेपर दे दिया है, ठीक है, तुरंत हो जाएगा ये। B रेशियो C क्या है? 1/3 और ये 5/9 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 9 1 जा 9 हो जाएगा, और 5 3 जा 15 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 3:5 आ गया। B रेशियो C क्या आ गया? 3:5 आ गया, ठीक है। अब C रेशियो D देखिए क्या आएगा, तुरंत आ जाएगा दोस्तों। हाईली 1 मिनट लगेगा, आपका सवाल सही हो जाएगा, आपको उससे भी कम लगेगा, है ना। C रेशियो D जो है दोस्तों क्या है? 5/6 और 3/4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, रेशियो 6 3 जा 18, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, 10:9 हो जाएगा, ठीक है। C रेशियो D जो है 10:9 हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। इधर क्या कर दीजिए आप, एक और 3 एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, एक और 3 एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, ठीक है। इधर एक और 5 बढ़ा दीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को इतना आता होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए। इधर भी आप एक 3 सेम नंबर को आप लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में बढ़ा देना, बस हो गया। और इसको मैंने काटने में 3 चौको किसके लिए रखे थे? एक फर्दर जो है इसमें आप एक काम करना, इधर 10 इंक्रीज कर लेना, 4 या 12 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 9 90, 5 से 15 150 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 से 15 9 135 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको काट लेना। 15 से मुझे लगता है सब चल जाएगा। 15 8 120, 15 6 90, 15 10 120 150, 8 6 10 9 कहीं दिख रहा है क्या आपको? हाँ, बी नंबर में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा बना जरूरी है, लेकिन आपको करेक्ट आंसर आ गया है। चलिए 4 नंबर देखता हूँ मैं। एकदम बीपीएससी वाली बात है तो वो इजी पेपर देगा नहीं दोस्तों, और आप अगर बनाने का ठान लेते हो तो मुझे लगता है कि फिर आपको रिजल्ट में बहुत रामबाण साबित होगा ये। सुरेश और जो ये कौन है, सुरेश और शशि एक काम को 11 और 17 दिनों में पूरा करते, तो ये टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो सुरेश को एसआर से इंडिकेट कर दीजिए, शशि को एसएच से कर दीजिए। 11 दिनों और 17 दिनों में ना काम को ख़त्म। ये टाइम का रेशियो है, तो इफ़िशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? क्षमता का रेशियो 17:11 हो जाएगा, क्योंकि टाइम और क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। पारिश्रमिक में उनके हिस्से क्रमशः हैं। आपको कभी भी ये पता होना चाहिए कि पारिश्रमिक जो है क्षमता के अनुसार बंटता है, ठीक है, जिसका जितना क्षमता होगा। तो क्या बोला? उनके पारिश्रमिक, पहले इसका निकाल लीजिए, सुरेश का निकाल लीजिए। 17 बटा क्या होगा? 17 10 27 1 28, कितना में से? 5600 में से निकाल लीजिए। 28 दूनी 56, 17 दूनी 3400 आएगा, 3400 आएगा। लेकिन आप इसको मार दीजिए, लेकिन दूसरे को भी चेक कर लीजिए। 34 और 2000 54, 54 6 56, हाँ आ गया। दूसरा को निकालने की जरूरत नहीं है, आगे आप बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों मैं चलता हूँ। उम्मीद है आप लोग अभी को वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी भी अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर कर दिए। मैं सारे सीरीज लेके आऊँगा, ठीक है, सारे सब्जेक्ट, लैंग्वेज पेपर से लेके हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ, सारे साइंस। ए और बी, ए का वजन बी के वजन का 25% है। ध्यान देना दोस्तों, ए का जो वजन है बी के वजन का 25% है। तो देख लेता हूँ मैं, बी के वजन का 25% है। ए का वजन अगर 100 kg है, और फिर सी भी है दोस्तों, सी भी है यहाँ, सी काम खराब कर देगा। पहले सी को भी मैं ले ही लेता हूँ, चलिए ठीक है। ए का वजन जो है, सी के वजन, पहले मैं सी भी ले ही लेता हूँ। सी के वजन का 25% है, और जो ए का वजन बी के वजन का 25% है, और सी के वजन का 40% है। तो पहले सी ले लेंगे आप लोग दोस्तों, तुलना करने में सही रहेगा। ए का वजन बी के वजन का 25% है, और सी के वजन का 40% है, यानी ए कितना हो जाएगा? 40 है ना, ये 40 हो जाएगा। और ये ए जो है वो बी के वजन का 25% था, मतलब 40 जो है 25% के बराबर है। ये 40 जो है दोस्तों
ये 25% के बराबर है, तो 100% क्या रहा होगा? 100% आप कहोगे क्या कि सर 100% जो है ये 40/25 और गुना मतलब 100 कर दीजिए, तो 160 रहा होगा। बी जो है 160 रहा होगा। फिर से मैं देखिए वेरीफाई कर लेता हूँ। ए का वजन बी के वजन का 25% है, ठीक है 25% है। 40 जो है 160 का 25% होता है। और फिर सी का वजन 40 और सी के वजन का 40% है, ठीक है 100 का भी 40% है। चलिए हो गया यहाँ तक। अब बताइए सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है? तो कॉमन सेंस लगाइए ना, 160% नहीं है क्या? सी के वजन का, अच्छा नहीं मालूम है तो अगर आप एक्स से जाना चाहें तो जा सकते हैं। मान लेता हूँ सी के वजन का x% जो है बराबर बी का वजन है ना? तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। x का वैल्यू कितना है? 160, यानी 160% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। देखिए 1 to 5 में ये लोग इतना गेम खेल रहे हैं ना। जीएस पेपर का मैथ है दोस्तों, ये ओरिजिनल मैथ में जीएस पेपर का मैथ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का देखिए आंसर 6 नंबर का। 6 नंबर का जो आंसर है दोस्तों, तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर व्यास है ना, तो व्यास से कभी सवाल निकालना आसान नहीं होता। आप इसको सीधा त्रिज्या मान लो इसका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले को पिघला जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। जब भी गोले से तार में खींचा जाएगा तो तार कैसा होता है? तार दोस्तों बेलनाकार होता है, ठीक है। आप इस बात को हमेशा याद रखना। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या है। एक चीज को पिघला के अगर दूसरा चीज बनाया जा रहा है दोस्तों, तो दोनों के वॉल्यूम को आप इक्वल कर देंगे तो आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए तांबे का गोला था, है ना, गोला था, तो इसमें इसको ऐसे बनाऊंगा ना, इस आर को मैं 3 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। आर को मैंने क्या ले लिया? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने बोला था ना कि गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? ये सिलेंडर का आयतन हो जाएगा। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू मैं लिख दिया हूँ, लेकिन पाई आर क्यूब है ना, 3 × 3 × 3। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन जो होता है, फॉर्मूला आपको याद रख के जाना ही पड़ेगा और मार्क्स चाहिए तो। पाई आर स्क्वायर को मैं आर × आर ही कर देता हूँ, सही रहेगा। और एच है ना, देखिए 22/7 से 22/7 आप काट सकते हो, है ना। उसके बाद दोस्तों क्या करना आप, मेरे हिसाब से एच 36 सेंटीमीटर है ना तार की लंबाई, तो एच आपको निकालने का ज़रूरत नहीं था, है ना। सीधा 36 इसको रख लीजिए। 4 से ये 36 जाएगा 9 बार में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 3 से ये 3 चला गया ना। ये 3 त्रिक का 9 हो गया, ये 3 कट चुका है, ठीक है। ये 3 त्रिक का 9 से ये 9 कट गया। तो आप कहोगे सर कि इधर नहीं कुछ तो 1 आ गया, उधर आर × आर आ गया। क्या आएगा? आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं यहाँ 1 भी रख देता हूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? तो आर का वैल्यू, एक आर का सिंगल आर का वैल्यू आ गया 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तो कहीं दिख नहीं रहा है। फिर आफत। लेकिन कुछ बुद्धू लोग क्या करेंगे, ये आर और आर 2 सेंटीमीटर मार के गलती कर लेंगे, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा आपने, 3 सवाल ऐसे थे जिसका उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर था, ठीक है। 7 नंबर जो दोस्तों सवाल है हमारा, 16 क्वेश्चन है इसमें। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में मानूंगा कि ये SSC CGL वगैरह में आता है, तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। 2 वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं क्रमशः। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट देखिए, मैं आपको इधर से बता रहा हूँ, है ना। ये कोई वृत्त हो गया, ठीक है। ये कोई वृत्त हो गया, आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। चलिए हो गया, आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। ये जो सेंटर होगा, ये बड़ा वृत्त का सेंटर रहा होगा, है ना। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को मैं क्या कर लूँ, कैपिटल आर मान लेता हूँ, ठीक है। बड़े वृत्त की त्रिज्या को मैं कैपिटल आर मान लिया। छोटे वृत्त की भी तो भाई त्रिज्या होगी,
तो छोटे वृत्त की त्रिज्या को मैं स्मॉल आर मान लिया था। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बस इतना सा बात है, यही आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला फिर कि उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। उनके क्षेत्रफलों का योग कहने का मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, और फिर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को मैं क्या मान लूँ, पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर मान लूँ। क्या है 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर रहने देता हूँ, अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अब देखना ध्यान से दोस्तों, ये पाई मुझे लगता है क्या कि आप कॉमन कर लो, पाई कॉमन कर लो, करना ही पड़ेगा अगर इजी करना है तो। फिर ये अंदर में कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर रहने देता हूँ, ठीक है। 116 पाई इधर हो गया, पाई से पाई कैंसिल कर दो, पाई का रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए आप कॉमन सेंस लगाओगे तो दोनों वृत्त का त्रिज्या एक झटके में आ जाएगा, वरना क्या है बड़ा लेंदी जाएगा पेपर आपका। 116 है कि नहीं। अब आप ऑप्शन पे जाओ, तो ऑप्शन पे जाओ, दो ऐसा नंबर लो कि दोनों का स्क्वायर करने पर 116 आ जाए। देखना, अगर मैं बड़ी वृत्त की त्रिज्या आर मानता हूँ 16, स्मॉल आर मानता हूँ 10, तो 16 16 256, 10 दहिया 100 नहीं होगा। अगर मैं ये कैपिटल आर को 10 मान लेता हूँ, स्मॉल आर को अगर मैं 4 मान लेता हूँ, तो 10 दहिया 100 और ये 4 चौका 16, 116 आ रहा है ना। इस जगह अगर मैं 10 स्क्वायर और 4 स्क्वायर करता हूँ तो 116 आ रहा है, तो 116 हमारा करेक्ट आंसर है। दोनों वृत्त का क्षेत्रफल बोला था ना 116 सेंटीमीटर है, तो बस बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा 8 नंबर सवाल है, कहाँ गया, हमारे चैनल पर रेलवे की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और टीचर वाले का तो मैं पूरा पेपर करा दूंगा, आप लोग विजिट करते रहें रेगुलरली। अब ये देखिए 8 नंबर का है ना, इसका है जो, इसको भी अगर आप ऑप्शन से करना चाहो तो कर सकते हो। तेज ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेता है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति है। यहाँ भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा का गैप दिख रहा है, यहाँ भी गैप दिख रहा है, यहाँ भी गैप दिख रहा है, ठीक है। इससे आपका नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको ना, दूरी 600 है, आप ऑप्शन से जाओ, ठीक है। ऑप्शन से जाओगे दो, मुझे लगता है 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 को लोगे, अगर आप ऑप्शन 1 को ले रहे हो, जो जैसे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन 1 को ले रहा हूँ, तो ये हो गया। दोनों बार दूरी तो कांस्टेंट रहेगी। पहले स्पीड को 50 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया और दूरी वो ऊपर वाला था, ठीक है ना। और फिर दूसरी दूरी को मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा ले, इस ऑप्शन से मैं जा रहा हूँ ना, तो ये आ जाए आपका 300, 1 सेकेंड 30 आएगा ना, 30 आएगा ये, और ये आ जाएगा दोस्तों आपका 40 एकम 1 सेकेंड सॉरी फॉर दिस। तो ये जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 12 घंटा, और ये इसको 15 घंटा लगेगा। 3 घंटा का गैप आएगा कि नहीं। ये टाइम है, और ये डिस्टेंस बाय स्पीड है। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या आता है, टाइम आता है। ऑप्शन से देखिए तुरंत आंसर आ गया, पहला ऑप्शन ही संजोग से मिल गया, दूसरा भी मिलता तो कोई टाइम नहीं लगता हमको। ऐसे क्या है कि इसको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 3 बार भी लगाना पड़ सकता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। देखिए 3 घंटे का गैप है कि नहीं, आपको बोला था ना कि 3 घंटे ज़्यादा लगता है, तो बस हो गया आंसर। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ HW होमवर्क। होता क्या है कि सारे के सारे सवाल बता देने पर आप थोड़ा लेजी फील करते हैं, ठीक है। अगर और मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आई थिंक 1/3 आना चाहिए। आप लोग इसको लगाएं और बताएं, 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, एकदम आप लोग ट्राई करें इसको। अब ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है टोटल इसमें। 10 नंबर जो हमारा सवाल है क्या कहता है कि एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि हो जाती है। ये भी कोई भाई पूछने वाली बात है क्या। 5 साल में 50% वृद्धि हुई तो 1 साल में 10% वृद्धि होगी, सीधी बात। साधारण ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ी ना है। इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप कहोगे कि 10% का जो है सक्सेसिव परसेंट 3 साल के लिए निकाल लीजिए, तो वो जो सक्सेसिव परसेंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपको 31.2 लगभग 33.1, या नहीं भी मालूम है सक्सेसिव परसेंट तो सीधा लगा लो ना, आप ऐसे लगा लो ना। फॉर्मूला तो बस बहुत सारे लोगों को भूल ही जाते हैं। क्या है, पहली बार आपको 110/100,
फिर से 110/100 क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, फिर से 110/100 कर लो बस। आंसर ना आए तो फिर बोलना आप। 2 0 से 2 0 गया, ये 1 0 1 0 1 0 1 0 गया ना, फिर 1 0 से 1 0 गया, फिर 1 0 से 1 0 गया। क्या होता है 11 11 131 11 1331, 1331 होगा। इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना, आपको क्या पूछा, खाली चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो जो आएगा उसको 12,000 से माइनस कर देना, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। 3972 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बिना किसी फॉर्मूला का। तुम नहीं मालूम है सक्सेस परसेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे याद कर लो तो आपका मर्जी भलाई है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने बोला था ना कि 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं, आप बना के देख लेना थोड़ा सा। चलिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है, अब इसको कॉमन सेंस से देखिए कैसे उड़ाता हूँ मैं इसको। -2/3 और 1/2 के बीच 2 संभव परिमेय संख्या बताइए। -2/3 का फ्रैक्शनल जब इसको ऊपर नीचे को ऊपर से भाग दोगे ना तो ये -0.66 आ जाएगा। -0.66 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। और ये जो आएगा 0.5 आएगा, तो -0.66 और 0.5 के बीच में चाहिए ना आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों -2/6 और 2/6 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, ये क्या है कि -2/6 का वैल्यू हो जाएगा 6 18 6 18 -0.33 आ जाएगा। 6 18 6 18 ठीक है, और ये पॉजिटिव में आ जाएगा 0.33 0.33 और -0.33। देखिए इस दोनों के बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एकदम कर रहा है। 0.5 से छोटा है ना ये, हाँ, और इससे बड़ा है तो इसके बीच में लाइक करेगा। और ये 0.66 से ये भी बड़ा है, इसके बाद लाइक करेगा, ये छोटा रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। बाकी का ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन जब आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 13 नंबर क्वेश्चन जो है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। चलिए पुत्र की उम्र की 5 गुनी, तो पुत्र को मैं x मान लूँगा और पिता की कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। अब सुनना, लेकिन 15 वर्षों बाद, चलिए ठीक है 15 वर्षों बाद, भाई कोई गुस्से वाली बात नहीं है। 15 वर्षों बाद, ठीक है, तो दोनों में 15 ऐड करना। गलती क्या करता है दोस्तों कि दोनों में आप 15 ऐड नहीं करते हो, बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों घटेगा। 15 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र में 2 से गुना कर दीजिए। पिता की वर्तमान उम्र क्या है तुरंत निकाल लीजिए। 5x + 15, 2x इधर हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, आप 5x उधर 2x भेज दोगे तो 3x हो जाएगा। इधर 30 में से 15 गया तो 15 हो जाएगा। 3 से 15 जाएगा 5 बार में, x का वैल्यू 5 आ गया। आपको क्या पूछा था, पिता की वर्तमान उम्र 5 × 5 = 25 वर्ष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। 13 क्वेश्चन हो चुका है, 14 15 16 तुरंत हो जाएगा। अब देखिए नीलू वाले का क्या कंडीशन। नीलू जो है 1 रुपये में 2 नींबू खरीद रहा है। 1 रुपये में 2 नींबू खरीद रहा है। 1 रुपया में 2 नींबू खरीद रहा है, तो एक नींबू का दाम कितना पड़ गया, एक नींबू का दाम 0.5 रुपया पड़ गया। एक चीज़ का दाम से आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदते हैं और उन्हें 3 रुपये में 5 बेचती है। 3 रुपये में 5 बेचती है, तो एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। आया ये कैसे, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, है ना। कभी भी आप मार्केट जाते हो ना तो पैसा को ऊपर रखते हैं, पैसा को ऊपर रखते हैं और क्वांटिटी जितना चीज़ खरीदते हैं उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, पैसा को आप ऊपर रखते हैं और जितना चीज़ खरीद रहे हैं, 3 रुपये में जैसे 5 नींबू खरीदे तो उसको नीचे, या 5 kg खरीद रहे हैं कोई चीज़ तो उसको नीचे रखते हैं। तो इस वजह से आया। तो मुझे लगता है कि 0.5 में खरीदा, 0.6 में बेचा, तो 0.1 का उसको फ़ायदा हो रहा है। किस पे, 0.5 पे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 0.1 पॉइंट गया
5 से 100 गया 20 बार में, तो कितना आ जाएगा 20% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बात खत्म। चलिए 15 नंबर देखिए, 15 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, अब देखना, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है। 50.8% हिंदी लेता है, 64.2% अंग्रेजी लेता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं? है तो बड़ा इजी, लेकिन कन्फ्यूजन में कराने में बीपीएससी का अहम योगदान रहता है। अब क्या करो, कुल विद्यार्थी 500 है ना, तो 500 का एक काम करो, ये 500 है, 500 का 50.8% निकालो। हिंदी लेते हैं ना, चलिए 1 1 1, लेकिन 1 0 और लगाओगे आप। 2 से इसको काट लो, 25 254 है ना। आप कहोगे सर कि 254 लोग हिंदी ले लिया, हिंदी ले लिया। आप देखना 64.2%, इसी 500 का 64.2% जो है, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हो आप लोग। इसी 500 का इसको 2 बार में जाने दीजिए, 32 दूनी 64, 1 दूनी 2, 321। 321 आदमी ने इंग्लिश लिया। क्या लिया? इंग्लिश लिया। अब ये देखिए कि दोनों आदमी ने कितना लिया है, 5 5 2 7 3 2 5। अरे भाई, आदमी तो 575 आ गया। मैंने तो सोचा टोटल आदमी 500 है, 500 आदमी दिया भी है, तो यही जो 75 आदमी एक्स्ट्रा है ना, इसी ने दोनों सब्जेक्ट लिया होगा। टोटल आदमी 500 था तो 575 कहाँ से आ रहा है? यही जो 75 आदमी है उसने दोनों सब्जेक्ट लिया था दोस्तों, ठीक है। स्मार्ट बंदे रहे होंगे। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब आपको कमेंट में देना है। चूँकि देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का बता दूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि मात्र 3 क्वेश्चन आप कितना देरी में और किस अप्रोच से लगाते हैं। देख सकते हैं इसका क्वेश्चन, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, PYQ लगाओगे तो ही मिलेंगे। मैं सारे वीडियो अपलोड करूँगा, लैंग्वेज पेपर भी मैं कल अपलोड करने वाला हूँ, SST और जितने भी हैं मैं सब कर दूँगा, ठीक है। लेकिन GS पेपर के जो मैथ रीजनिंग है वो आपको मार्क्स दिलाने वाले होते हैं, इससे आप पीछा नहीं करेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।